हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग। सो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चल रहा था, जिसमें मैंने पिछले दिन आपको जाते जाते बताया प्रोसेस इनोवेशन और बीपीआर का फर्क क्या है ना। बट उसके पहले क्विकली एक बार गो थ्रू तो करें। 7 टाइप ऑफ वेस्ट याद है क्या? देखिए तो पहला इन्वेंट्री, एक एक रहे ऐसे हड़बड़ नहीं। रिपेयर और ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग 3 हुआ। वेटिंग, क्या चीज का वेटिंग? एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस के लिए स्टेप में वेटिंग। मोशन 5, इन्वेंट्री हो गया। डिफेक्ट्स 6 हुआ। एक और ओवर प्रोसेसिंग हो गया। फिर से बोलते, रुको रुको रुको, एक बार बोलते क्या क्या था? ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, मोशन, वेटिंग टाइम, डिफेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री। ऐसे याद रहेगा कीवर्ड्स तो आपका काम बनेगा बहुत अच्छा। बट क्या होता है, ये सब 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जब साथ जुड़े हुए तो सब याद है, सब समझ में आता है। बट वही महीना भर बात पूछो तो सब जीरो पे जीरो। बट क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने से यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट इट। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब जैसे प्रोसेस इनोवेशन और बीपीआर का फंडामेंटल डिफरेंस अगर आपको पता है कि प्रोसेस इनोवेशन में वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस ऑल टुगेदर, बट बीपीआर में वी विल improvise the existing one, and if we improvise, the things would actually be quite different than what it was existing। मतलब improvise भी ऐसे करना है कि जैसे पहले जो होता था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट हो गया है बट एकदम नया नहीं है, पहले था बट डिफरेंट हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग में दिया ना, जैसे हो सकता है पहले असेंबली लाइन में बनाते थे और आपने उसको फिर एक एक टीम ऑफ वर्कर को दे दिया, तुम लोग बना बना के दो। अब तो असेंबली लाइन में नहीं देके पूरा एक एक टीम को दे देना इज अ न्यू प्रोसेस, प्रोसेस इनोवेशन। नाउ प्रोसेस इनोवेशन मे नॉट नेसेसरली बी एफिशिएंट। याद है आपको डिफरेंस बोला था? इनोवेशन करते हो तो आप बस नयापन खोजते हो, अब वो काम का है नहीं है कोई जरूरी नहीं। बट बीपीआर में आप जो पहले कर रहे थे उससे बेहतर तरीका से करना है, एफिशिएंसी आना जरूरी है, तभी बीपीआर है। ठीक है, सो प्रोसेस इनोवेशन में यूजुअली बोलते हैं कि प्रोसेस इनोवेशन फॉल्स इनटू दीस 3 कैटेगरीज। इफ यू सी, प्रोसेस इनोवेशन कैटेगरीज, प्रोसेस इनोवेशन का कैटेगरीज। आई एम इन पेज नंबर 3.32, मेरा में 32 है, आपका में 32 ही है। प्रोसेस इनोवेशन कैटेगरीज, इसमें कैटेगरीज में नंबर ए है प्रोडक्शन में इनोवेशन हो सकता है, which is related to process, equipment and technology to enhance manufacturing or production process. This includes computer software. ठीक है, प्रोसेस इनोवेशन। एंड नंबर बी इज डिलीवरी रिलेटेड हो सकता है। डिलीवरी प्रोसेस इनोवेशन, इनोवेटिव टूल्स इन्वॉल्व इन tools, techniques and software solutions to help in supply chain and delivery systems. This includes barcodes, tracking systems और shipping software। जो पहले आपके यहाँ नहीं था अब आपके यहाँ आ गया। नंबर सी, सपोर्ट सर्विसेज में इनोवेशन दिखेगा। इनोवेशन इन प्रोसेसेस aren't limited to simply production or delivery but also include purchasing में, मेंटेनेंस में, अकाउंटिंग में, anywhere there can be innovation। ठीक है,
बस इनोवेशन में यही मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो पहले था वो अब नहीं होना, मतलब जो पहले एकदम ही नहीं था वो हो गया तो प्रोसेस इनोवेशन है, और जो पहले था, समझ गए, जो पहले था उसको बेहतर कर रहे तो उसको बीपीआर बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एसजीसी में एक ऐसा टीम बैठाया जो टीम का नाम है स्टूडेंट सपोर्ट टीम, पहले नहीं था। तो सर वो टीम क्या करेगा, स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो आप वहां फोन करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। दैट इज स्टूडेंट सपोर्ट टीम। किसी भी तरह का समस्या के लिए, जैसे कॉल सेंटर होता है ना, वैसा कोई कॉल सेंटर जैसा टीम बैठा दिया, दैट इज इनोवेशन, बिकॉज ऐसा कुछ पहले था नहीं। समझ गए। दूसरा, अगर हम आप लोगों का मान लीजिए एनरोलमेंट प्रोसेस एसजेसी में अभी कैसे चलता है कि आप आते हैं, मैनुअली फॉर्म भरते हैं, और फिर आपको मनी रिसीट ड्रॉ करके दिया जाता है, और फिर बैक ऑफिस का अकाउंट डेटा एंट्री का काम होता है। अब ये सिस्टम अगर चेंज करके पूरा ऑनलाइन एनरोलमेंट ही ला दिया जाए, जिसके कारण बैक ऑफिस का डेटा एंट्री जॉब्स खत्म हो जाए, मैनुअल से पूरा ऑटोमेट हो जाए, तो ये इनोवेशन नहीं है, ये बीपीआर है। बिकॉज ऐसा प्रोसेस पहले एग्जिस्ट करता था, अब उसमें परिवर्तन लाया गया, ठीक, और एक नया प्रोसेस क्रिएट किया गया जिसका पहले कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो वो इनोवेशन है। जैसे फोर्ड का केस स्टडीज तो आप ऑलरेडी देखे हैं। फोर्ड का केस स्टडी में इनोवेशन था फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन। इफ यू रिमेंबर दैट मूवी क्लिप, डॉक्यूमेंट्री, जिसमें दिखा रहा था कुछ वर्कर अपने कंधों पे कार का प्लेटफॉर्म को खींच रहे थे और बीच बीच में रुक रहे थे, तो कुछ वर्कर आके उसके ऊपर काम करके हट जा रहे थे। तो दैट वाज मूविंग असेंबली लाइन। फिर फोर्ड ने इन्वेस्ट करके उसको ऑटोमेट कर दिया था। शुरुआत में उसको मैनुअली ड्रैग किया एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने उसको ऑटोमेट कर दिया। तो ये मूविंग असेंबली लाइन जो थी दोस्तों, वो इनोवेशन में आएगी। वो पहले नहीं होती थी, इन्होंने ही उसको बनाया, ठीक है। हाँ, अब आप बोल सकते हैं मूविंग लाइन को ऑटोमेट कर दिया। पहले तो फर्स्ट मूविंग लाइन मैनुअली बना है और फिर उसको ऑटोमेट कर दिया कि कन्वेयर बेल्ट पे चलेगा। वो इनोवेशन नहीं है, वो बीपीआर है। फिर जैसे ह्यूंडई का फैक्ट्री में उन्होंने बोला था ना कि हमने मूविंग लाइन को इलेक्ट्रिक से ड्रैग करवा दिया रादर देन एक बड़ा चेन से, जिससे कि नॉइज एकदम बंद हो जाए, और अपने जो वर्क प्लेटफॉर्म थे उसको वर्किंग हाइट तक लिफ्ट करा दिया, जिससे कि वर्कर को झुक के काम नहीं करना पड़े। तो व्हाट वाज दैट इनोवेशन? नो, दैट वाज बीपीआर। नाउ इनोवेशन वाज कि रिपीटेटिव टास्क के लिए उन्होंने रोबोट्स बना दिए, दैट वाज इनोवेशन। इनोवेशन कम्स मेजरली थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखना, इन लोगों ने ये पॉइंट रेज भी किया था, प्रोडक्शन में इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जब यूज करने लगते हो तो इनोवेशन होने लगता है। तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग वाज इनोवेशन। अभी कल फेसबुक में एक वीडियो घूम रहा था, मैं देखा कि एक रोबोट बनाया है किसी इंजीनियर ने जो भगवान की आरती कर रहा है। देखा आपने क्या? वो एक तरफ घंटी बजा रहा है और इस तरफ से आरती किए जा रहा है, और प्रॉपर एकदम पहले नॉर्मल किया, फिर एकदम ऊपर से झुक झुक के किया, ऐसे ऐसे करके। ये क्या इनोवेशन है? टेक्नोलॉजी यूज करके दिखा रहा है कि आपके घर में पुजारी नहीं हो तो रोबोट अपने टाइम से सब उसको सारा सामान दे दीजिए, वो पिकअप करके आरती करके चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्ड मोटर कंपनी ने फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन बनाई जो इनोवेशन में आती है, ठीक है। द प्रोसेस नॉट ओनली सिंप्लीफाइड व्हीकल असेंबली but shortened the time necessary to produce a single vehicle from 12 hours to imagine 90 minutes. अच्छा, इनोवेशन से ड्रामेटिक चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बीपीआर से आना ही चाहिए। That process innovation creating an assembly line to speed up production not only benefited the auto giant but manufacturers of other consumer goods. Remember
कि असेंबली लाइन से फिर मोस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमर के लिए बनने लगे थे, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स. इट रिमेन्स द टिपिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर बिजनेसेस टुडे. और आज तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है तो वो असेंबली लाइन से ही बनता है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू बीपीआर. बीपीआर का कॉन्सेप्ट मिस्टर माइकल हैमर, देख रहे हैं क्या, हैमर, माइकल हैमर, एक्स एमआईटी का नाम सुने क्या? बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड का वन ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट है, बेसिकली यूनिवर्सिटी आप ऐसा समझ लीजिए, मिसिसिपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर. हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का नाम सुने ही है ना आप, उसके बाद ये एमआईटी का बहुत नाम है. एक्स एमआईटी कंप्यूटर प्रोफेसर टर्न कंसल्टेंट, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ऑनलाइन है. बहुत सारा चीज है जो अगर आपको ये सब पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, जैसे मैंने मैकेंजी का सब्सक्राइब कर रखा. मैकेंजी का कंपनी का नाम सुने क्या? मैकेंजी यही सब काम करके देता है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो सब काम करके देता है. वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, उनका एक मंथली मैगजीन निकलता है, तो सब्सक्राइब कर रखे. अब क्या होता है, ऑब्वियसली हर महीना वो लोग तो अपडेट भेजते हैं, बट पढ़ने का उतना हिम्मत नहीं होता. बट अरे 12 महीना में 2 पेज भी पढ़ा तो वैल्यू एडिशन तो है. तो वो लोग क्या है ना कि अगर कोई भी इनोवेटिव तरीका उन्होंने फॉलो किया किसी कंपनी में और उससे सक्सेस पाया, तो लोग उसमें बताते हैं. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट देयर. ओके, सो इसमें इन्होंने एक की फ्रेज यूज किया था बीपीआर के लिए, डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट. डोंट ऑटोमेट बट ऑब्लिटरेट. मतलब एक टाइम आया था जब, उस समय जब इन्होंने बुक लिखा 1989 के आसपास, उस समय सबको को खाली एक भूत चढ़ गया ऑटोमेशन करने से, यानी वही असेंबली लाइन का ऑटोमेशन होने से बहुत फायदा होगा. तो इन्होंने ये समझाया कि ऑटोमेट ही सारा सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं. ऑब्लिटरेट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, मतलब पूरा रिवैम्प. ऑटोमेट इज, यू कैन से यू आर फोकसिंग ऑन वन स्पेसिफिक थिंग. You were doing a manual job, now you want to automate it. Obliterating is restarting. You have to bring a dramatic change. That's obliterating. Although several major companies had been experimenting with re-engineering principles prior to that time, Hammer is generally credited with first using the term re-engineering. Hammer defines business process re-engineering or simply re-engineering. उन्होंने अपने तरफ से जो डिफिनेशन दिया, एज अ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed. So he focused more on फंडामेंटल रीथिंकिंग. अभी आपको एक एक का चीज मतलब समझना है. फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या है, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या है, टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स वगैरह का मतलब क्या है, सबका मतलब समझना है. द फर्स्ट कीवर्ड इज फंडामेंटल रीथिंकिंग. इसी को बीपीआर का पहला कंपोनेंट बोल रहे हैं. सेकेंड कीवर्ड इज रेडिकल रीडिजाइन. थर्ड इज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स एंड फोर्थ इज एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस. हम लोग बोलते हैं ये आपका बीपीआर का 4 की कंपोनेंट्स है. अगर आप ये 4 करते हो तो बीपीआर कर रहे हो. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग? मतलब रीथिंकिंग में आप ये मत सोचना कि हम लोग सब कुछ नया शुरू कर रहे हैं. हम लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, समझो आपका ये सिस्टम अभी चल रहा था, अच्छा है, आप इसको बदलने के लिए कैसे सोचोगे. सोचिए कि आप आज एक नया बिजनेस शुरू करते आज के जमाने में. ओके, फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब फंडामेंटल से सोचो, जीरो बेस पे आके सोचो कि आज आप एक नया चीज करते आज के जमाने में, तो
अगर उसे अभी अभी के जरूरतों के हिसाब से शुरू किया जाता तो आप किस तरह से सोचते कि ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? फंडामेंटल रीथिंकिंग उसको बोलते हैं। आप भूल जाइए कि आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ है, फॉरगेट व्हाट यू हैव नाउ, इंस्टेड रीथिंक कि हाउ इट इज सपोज टू बी इफ इट वुड हैव बीन स्टार्टेड टुडे ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग। ठीक है, जैसे कि अभी का जो जमाना है, मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल एसजेसी से दूंगा क्योंकि आप जल्दी कनेक्ट कर लोगे। बाहर का चीज को एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे तो आप सब चीज विजुअलाइज कर सकते हो। अभी मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है, करेक्ट? अब फंडामेंटल रीथिंकिंग जब उसके लेके करते हैं कि हाउ द नोटिस बोर्ड शुड बी प्लेस्ड, एक एग्जांपल है, केस है, हाउ द नोटिस बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एज पर द करंट जमाना, द नोटिस बोर्ड्स शुड बी इलेक्ट्रॉनिक। अग्री? The notice board in traditional way by taking handwritten notice or taking printouts and fixing it, the time has gone. वो बहुत पुराना हो गया। स्कूलों में चलता था कि हैंड रिटन नोटिस चिपका दिया या फिर ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर से प्रिंट आउट मार के प्रिंसिपल का साइन करके चिपका दिया। अब नया जमाना क्या आ गया, नोटिस बोर्ड में ग्राफिक्स आएगा। मतलब हैंड रिटन तो कुछ नहीं होगा, ग्राफिकल कुछ होना चाहिए, कोई पोस्टर वोस्टर डिजाइन किया हुआ होना चाहिए जो अपीलिंग हो। इट इज, यू कैन से द प्रेजेंट एरा, जो स्कूलों में भी आजकल होने लगा है। अब एक और एडवांस जमाना आ गया है कि फिजिकल पेपर यूज ही नहीं होगा, इट हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। सो दिस इज फंडामेंटल रीथिंकिंग। हैड इट बीन अ न्यू premise that you are building up and you're willing to put a notice board over there, how you would have done it as per the latest scenario. Fundamental rethinking is also demanding that you have to think according to latest developments in the environment. उसके हिसाब से आप रीथिंक करोगे। आप फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब आज से 50 साल पीछे जाके रीथिंक नहीं करना है, आज के डेवलपमेंट्स के हिसाब से रीथिंक करिए। तो आज का जमाना क्या है, केओस्क वाला जमाना है। आप मॉल में जाते हैं, वहां पे नोटिस बोर्ड बोल के क्या है, केओस्क है। वो केओस्क में आपको जो बेसिक है वो दिखा रहा है, फिर फाइंड एनीथिंग हियर तो आप उसमें 2-4 बटन दबाओगे, आपको दिख जाएगा। तो दैट इज द टाइम ऑफ न्यू नोटिस बोर्ड। सो फंडामेंटल रीथिंकिंग इज सेइंग कि आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ है, वो ठीक है, अब उसके बारे में फिर से सोचिए कि अगर यह आज के जमाने में होता तो कैसा होता। अंडरस्टूड? रेडिकल रीडिजाइन इज अबाउट रेडिकल रीडिजाइन। रेडिकल मतलब होता है मेजर, बड़ा, मतलब ड्रास्टिक बोल सकते हैं, मतलब एकदम खतरनाक। रीडिजाइन मतलब एकदम ही पहले जैसे था उससे हटके, much deviated from the usual notions. That is radical. Redesign मतलब आप जो करते थे उससे एकदम हटके कुछ करो, तब री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बाहर आता है। मतलब अगर आप बोलेंगे जैसे हमारा वो नोटिस बोर्ड वही रहेगा, बस सब हैंड रिटन की जगह प्रिंट आउट्स लगा देंगे, तो रेडिकल नहीं हुआ, रीडिजाइन हुआ, रेडिकल नहीं हुआ। अगर आप बोलेंगे कि हम तो वो हटा के एक ग्राफिकल पोस्टर लगा देंगे, तो रीडिजाइन हुआ, रेडिकल नहीं हुआ। रेडिकल तब हुआ कि वो नोटिस बोर्ड ही हटा के एक एलईडी बोर्ड लगा दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। रेडिकल रीडिजाइन इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द आउटकम दैट इज गोइंग टू be visible. Then third is dramatic improvement. Dramatic improvement is जैसे उसमें रिसोर्स वगैरह या एफर्ट वगैरह बहुत अब कम लगना चाहिए, या जो आपका यहाँ पे पॉइंट है ना, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड, इस चारों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ये चारों पैरामीटर में
कॉस्ट में बहुत कम हो जाना चाहिए, कॉस्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, या समझ लीजिए कि आउटपुट का तेजी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. एंड दैट हैज़ टू बी अ टारगेट विच शुड सीम, एक बार सुन के नॉन फिजिबल, एक बार सुन के ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, मजाक करते. जैसे बैंकों ने अपने यहाँ पे री इंजीनियरिंग किया इंडिया में कि जो लोन एप्लीकेशन थे वो आज भी काफी जगह बड़े बड़े प्रपोजल्स में 6-6 महीना 7-7 महीना ले लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमको लोग को इतना चेक लगाना पड़ता है. बट बैंकों ने अपने लिए एक टारगेट लिया, इट हैज टू बी इंस्टेंट. अब वही सोचिए, जो वहां की टीम थी वो सोची होगी अरे क्या बोल रहे हैं बॉस आके, जो काम 6 महीने का है उसको इंस्टेंट करना है. हाँ करना है. तब उनका एक री इंजीनियरिंग ड्राइव शुरू हुआ एंड दे केम अप विद द आइडिया लोन अप्रूवल इन 1 मिनट. आता है कि नहीं आता है? ऐड आता है ना ऐसा, इंस्टेंट लोन अप्रूवल. उसमें वो आपके डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स को के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल को बना रहे हैं, और वो लोग अपना रिस्क लेवल को बढ़ा रहे हैं. अपना वो लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपना कॉर्पस नॉन रिस्की एसेट्स में थोड़ा ज्यादा पार्क कर दिया. उनको तो ओवरऑल रिस्क मेंटेन करना है, नॉन रिस्की एसेट्स में थोड़ा कॉर्पस को ज्यादा पार्क कर दिया, और कुछ अपने फंड पे अब रिस्क लेते हैं जानबूझ के. एंड वो रिस्क लेवल उस पर बढ़ाकर वेटेड एवरेज वे में रिस्क को कम कर लिया. अब वो रुपया उनको मान लो चुल्ला में डालना है, ऐसा ही समझ लो, वो ऐसा सोच के रखें, फिर देखेंगे नसीब से रिकवर हो गया तो हो गया. मतलब दे प्ले विद दिस एंड वो रिस्क लेते हैं और उस पर रिटर्न भी बहुत अच्छा आ जाता है उनका. तो वही लोन अप्रूवल इन 1 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो लोग बेसिक डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन कर लिया एंड उसके बाद एक बार प्राइमा फेसी एक आपको अप्रूवल दे दिया कि इतना तक आपको मिल सकता है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू एक्चुअल वेरिफिकेशन. एक बार आपको आइडिया दे दिया, फिर एक्चुअल वेरिफिकेशन में वो लोग और 2-4 चेक लगाए. एंड कई बैंकों ने तो क्या किया कि इसमें भी उनको बहुत टाइम लगता था, तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज वो लोगों ने वो काम को भी आउटसोर्स कर दिया. आउटसोर्स करने से सामने वाला आदमी खाली बैठा है, उसको तो यही काम करना है सिर्फ, बैंकों को तो और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो आउटसोर्स कर दिया. वो फटाफट आया, अपना आदमी दौड़ा के काम वेरिफिकेशन करवा लिया और डेटा सबमिट कर दिया. डेटा सबमिट कर दिया तो 7 दिन के अंदर अंदर लोन अप्रूव होकर निकल गया, डिसबर्स हो गया 7 डेज. जबकि ये प्रोसेस 6-6 महीना का एक्सटेंड होता था. आज भी कोई बड़े बड़े लोन में होता होगा, बट छोटा मोटा लोन, गाड़ी का लोन चाहिए आपको पर्सनल लोन चाहिए, सब 7 दिन का खेल हो गया. इट इज एक्चुअली 7 डेज फेनोमेनन. सो व्हाट वाज दैट? इट वाज नथिंग बट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट in terms of speed, in terms of service. The people could not imagine कि ऐसा भी बैंक में हो सकता है, बट हुआ. करेक्ट. उसी तरह से नोटबंदी, इट इज अ री इंजीनियरिंग एग्जाम्पल. नोटबंदी आई विल नॉट से प्रोसेस इनोवेशन, इट इज री इंजीनियरिंग. पूरा इकोनॉमी में जो कैश इकोनॉमी था उसको री इंजीनियर कर दिया. जीएसटी आके अकाउंट्स को री इंजीनियर कर दिया. जो सब कच्चा कच्चा करते थे सबको पक्का में आना पड़ा. और कच्चा वाले मतलब अगर जीएसटी रिजाइम में पक्के में नहीं आते तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 20-30% बढ़ रहा था, तो उनको झक मार के सब चीज व्हाइट में आना पड़ा. तो ऐसा नहीं था कि बिजनेस पहले कर नहीं रहे थे, कर रहे थे, ब्लैक मनी में कर रहे थे, अब व्हाइट मनी में करने लगे. तो हुआ क्या? री इंजीनियरिंग हुआ. नाउ देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज इन द बिजनेस, द वे दे वर डूइंग. ओके, so this is number 3. And 4th is end-to-end business process is another important point, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि बीपीआर में स्टार्ट से एंड तक का सोल्यूशन आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट पे आपने काम किया. अब एंड टू एंड प्रोसेस मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सोर्स टू डेस्टिनेशन,
related to one process should be completely revamped. And उसका पूरा mechanism आपको डिजाइन करना पड़ेगा. It cannot be just a segment. It has to be full end-to-end process. अब इसी का डिटेल डिस्कशन यहाँ पे वापस किया हुआ है. मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखते जाऊंगा. जैसे फंडामेंटल रीथिंकिंग इज सेइंग स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम zero again, as if you never had that particular line of process, and you ask yourself why we do what we do, why do we do it the way we do it. सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है. मैं यहां क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, इस तरह से क्यों करना चाहिए, क्या और कोई तरीका नहीं है. Radical redesign is asking you to redesign as per present era. Redesign as per present era. ये देखिए, द गोल इज टू री इन्वेंट वॉट इज डन एंड हाउ इट इज डन रादर देन टू टिंकर विद द प्रेजेंट सिस्टम. जैसे फोर्ड के लिए इसमें एक एग्जांपल आता है. फोर्ड ने अपना जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया था उसमें इतने सारे तो पार्ट्स आते थे उनके, तो हर पार्ट्स के अलग अलग सप्लायर भी निकलते थे. जापानीज ने उस चीज को बहुत समझदारी से रोका बाय हैविंग सिंगल पॉइंट सोर्स फॉर एटलीस्ट वन टाइप ऑफ मटेरियल. बट फोर्ड वगैरह के केस में क्या था कि एक तरह का मटेरियल भी अलग अलग तरह लोगों सप्लायर से आ रहे हैं. तो सप्लायर मैनेजमेंट इतना बड़ा एक टास्क था फोर्ड की कंपनी में कि उनको एक अलग प्रोक्योरमेंट टीम बैठा के रखना पड़ता था, विच वॉज हैविंग सम 500 एम्प्लॉइज एट दैट टाइम, ओनली टू मॉनिटर परचेज सिस्टम. एंड उनका टास्क क्या था कि सप्लायर जो डिलीवरी कर रहा है तो स्टोर्स में करता था ट्रेडिशनल सिस्टम में. तो पहले परचेज ऑर्डर गया कि नहीं, फिर वो डिलीवरी किया, फ्लो को समझिएगा, परचेज ऑर्डर गया कि नहीं, डिलीवरी किया तो डिलीवरी के समय रिसीट नोट हम लोग इशू करते हैं, उसका नाम है GRN, गुड्स रिसीट नोट, GRN. जब वो डिलीवरी करते हैं सप्लायर तो रिसीव करके सब चेक करके GRN स्टोर्स वाला इशू करता है. तो GRN में जो लिखा हुआ था वो परचेज ऑर्डर से मैच किया कि नहीं. फिर सप्लायर इनवॉइस भेजता है तो इनवॉइस परचेज ऑर्डर और GRN से मैच करता है कि नहीं. फिर सप्लायर जो इनवॉइस में भेजा, अगर प्रोडक्शन में कोई रिजेक्शन आ गया जो स्टोर्स में नहीं मिला, तो ऐसा कोई रिजेक्शन का नोट कहीं से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं. एंड देन उसके बाद सप्लायर को जब पहली बार आइडेंटिफाई किए थे तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बताए होंगे, अपना कोटेशन दिया होगा, उससे मैच करो कि उसमें सब जो बोला था वैसा ही इनवॉइस आया कि नहीं. मतलब देयर वर सो मेनी चेक्स कि इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. देन दे स्टार्टेड रीथिंकिंग जब किया दोस्तों, तो उन्होंने पहले एक टारगेट बनाया कि इस तरह से इसको रीथिंक करो कि 500 एम्प्लॉय 400 हो जाए. उनके लिए उस समय वो भी एक बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा था उन्हें. 500 का 400 हो जाए, 100 आदमी कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. बट द फैक्ट इज उन्होंने ऐसा रीथिंक किया कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर रिड्यूस टू 2 digits, 5, 10. Within 5 and 10 they brought it. And how that was possible? That was possible by having वही जो मैंने सिस्टम आपको बताया था कि डिलीवरी के समय ही उसका
स्कैन वगैरह करके परचेज ऑर्डर से रिटेलिएट कर लिया जाएगा पॉइंट ऑफ रिसीट पे ही, और जो रिसीव कर रहा है वो स्टाफ स्मार्ट होना चाहिए, उसको सुपरवाइज करने वाला कोई स्टाफ स्मार्ट होना चाहिए। जो जेआईटी में था उसको वापस वहां पे वेरीफाई जो करना है कर लेना है, वापस परचेज डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई करने का जरूरत ही नहीं है। सप्लायर को बोल दिया गया कि आप लोग ऐसे खुजरा खुजरा इनवॉइस मत भेजिए, एक मंथली कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस भेजिएगा, और कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस को खाली एक ही डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना था, और वो था पॉइंट ऑफ रिसीट पे जो आया है वही सत्य है और सब कुछ गलत है। उसको मैच कराया और एक बार में पेमेंट कर दिया। तो दैट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट व्हेन दे सॉ इन देयर एग्जिस्टिंग परचेज सिस्टम, इट वाज नेम्ड बीपीआर। ठीक है, तो ये आएगा आगे जाकर। ये जरा सा यहां पे बोला गया, देखिए, फॉर एग्जाम्पल द री इंजीनियरिंग ऑफ force procurement process reduce the number of persons employed in the process by 75%। 75% मतलब मैं तो आपको 5-10 ही बताया, बट यहाँ पे जैसे लिख रहा है वो अभी एक बार के लिए बता रहा है कि वो 25% पे आ गया, मतलब 500 का 100 पे आ गया। बिलो 100 क्या डबल डिजिट पे आ गया था, आपको ये बता रहा हूँ। ओके, सो अचीविंग ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट का टारगेट होना चाहिए। अगर ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट का टारगेट नहीं है तो आपका बीपीआर ही नहीं है। तो जो काम आप करते थे पहले उसे आप बोलते हो 20% कम समय में करेंगे, तो कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है। जो काम आप करते थे पहले अब उसको 0 में करोगे, जैसे बैंकों ने किया कि 6 महीने का काम बोलते 1 दिन में करेंगे या इंस्टेंट करेंगे, दैट वाज ड्रामेटिक। करेक्ट। तो ड्रामेटिक चेंज होना चाहिए। जैसे 500,000 का नोट कितने ही साल से शैडो इकोनॉमी में घूम रहा है, डुप्लीकेट नोट कितने ही साल से आ रहा है, बहुत सारे नेता कोशिश कर रहे हैं, बस वो रात को 8 बजे आके मित्रों बोले 12 बजे तक सब खलास, अगला 1 महीना के अंदर अंदर इतना बड़ा इकोनॉमी में से पूरा वो नोट गायब। दैट वाज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ड्रामेटिक चेंज इसी को बोलते हैं। It could not happen over the years, but it happened in that some small span of time. Okay. Next. Re-engineering focuses on end-to-end business process. मतलब हम लोग यही बोल रहे हैं कि we should change entire process. Not just a single operation. Not just a single operation. Not just a single operation. अब ये ऑपरेशन और प्रोसेस में फर्क क्या हुआ सर? जैसे प्रोक्योरमेंट में मैंने बोला ना कितना सारा फंक्शन था, उनका फंक्शंस क्या क्या था कि पहले सप्लायर गुड्स डिलीवर करेगा तो वो अपना एक डिलीवरी नोट देके जाएगा, उसको परचेज ऑर्डर से मैच कराओ, फिर जीआरएन इशू करो, फिर जीआरएन से आप अपना सप्लायर का इनवॉइस का इंतजार करो, सप्लायर का इनवॉइस को सबसे टैली कराओ, फिर सप्लायर इनवॉइस को कंसोलिडेट करके उसको पेमेंट करो, फिर कोई रिजेक्शन वगैरह हुआ तो उसको भी खोज के एडजस्टमेंट करो, फिर रेट वेट से मिलाओ। देयर वाज सो मेनी एक्टिविटीज। नाउ इफ यू आर जस्ट चेंजिंग इनवॉइसिंग प्रोसेस, इनवॉइसिंग एक्टिविटी, then there is no BPR. You have to change the entire purchase process. Then there is BPR. कि अब ऐसे परचेज प्रोसेस हैंडल नहीं करेंगे, अब नया तरीका से हैंडल करेंगे। तो ऑपरेशन मतलब यू कैन से एक्टिविटी, एंड प्रोसेस मीन्स द चेन ऑफ एक्टिविटीज। ओके, यू कैन नॉट जस्ट चेंज वन एक्टिविटी, व्हाट यू हैव टू चेंज इज द पूरा चेन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट रेज कर रहे हैं, यहां पर पूरा पैरा में एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि पहले जब री इंजीनियरिंग नहीं था तो हम लोग असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा मेन चीज क्या सीख रहे थे, फोर्ड का रेप्लिकेशन जो चारों तरफ दुनिया में हो रहा था। वो लोगों ने ये सोचा कि बड़ा कंपनी चलाना मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे एक्टिविटी में तोड़ना, और जितना ज्यादा एक्टिविटी में आप तोड़ोगे और उसके लिए उतना मैन पावर आप हायर कर लोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उनका बेसिक फिलोसॉफी यही था, फोर्ड का इनोवेशन प्रोसेस का यही था कि किसी भी काम को कराओ तो उसको बहुत सारे स्टेप्स में तोड़ो, हर स्टेप के लिए आदमी रख दो,
वो एक ही स्टेप करता रहेगा, तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो उस समय के लिए इनोवेशन भी था, उस समय के लिए, और जरूरत भी था। बट जब ज्यादा आदमी होने लगे तो कॉस्ट बढ़ने लग गया। अगर सेल्स डिक्लाइन करेगा तो ये ज्यादा आदमी चलेगा नहीं, हल्का सा मार्केट शेयर में अफेक्ट आएगा तो इतना ज्यादा कॉस्ट आप कहां से बियर करोगे। तो उसका सोल्यूशन वापस बीपीआर में क्या किया गया मालूम, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस में वापस कंसोलिडेट करो, एक आदमी को मल्टीपल टास्क दो, और ऐसा कुछ करो ना कि उसके लिए टास्क ही कम हो। जैसे आप एक टास्क को 50 स्टेप में तोड़ते हो, तो 50 स्टेप में टूट रहा है, मतलब 50 काम है वहां। तो इस तरह का टास्क क्रिएट करिए जिसका ब्रेकअप ही 5 हेड में ही हो, वो आपको सोचना होगा। दैट इज री इंजीनियरिंग, एंड टू एंड सोल्यूशन। ओके, तो यहां पे फोकस वाज आल्सो ऑन consolidation of tasks, focus on consolidation of tasks। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था क्या, Amazon Go का, नहीं देखे थे आप? मुझे खाली वो देख के बताइएगा कि ये इनोवेशन है कि बीपीआर है। Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. क्या था ये, इनोवेशन था कि बीपीआर था? हाँ, बीपीआर था विथ इनोवेशन, because they were using technology. Now, why should we say it was more of PPR? Because the shopping system already existed. ठीक है ना? अब अगेन इसमें इनोवेशन भी ज्यादा पुश किया जा सकता है। जैसे इंडिया में Amazon का कोई स्टोर नहीं है, आपका ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है? तो इसमें तो ये लोग फिजिकल स्टोर बनाए हैं, तो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर। Amazon Go एक स्टोर जैसा है, करेक्ट? तो Amazon Go अगर एक स्टोर है जो मान लीजिए उनका वॉशिंगटन में पहले से था, जिसमें आप नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर के तरह जाके शॉप करके आ जाते थे, तो उसमें Amazon Go डालना इज बीपीआर। बट जैसे इंडिया के लिए तो ये प्रोसेस इनोवेशन ही हुआ ना,
यहां तो स्टोर है ही नहीं, और ऐसा एक स्टोर निकल जाए जिसमें कोई आदमी नहीं है, कोई अटेंडेंट ही नहीं, और अटेंडेंट को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, आपको जो लेना है वो लेके चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको बस अपना फोन स्कैन करके घुसना है और बाहर निकल जाना है। ओके, तो बीपीआर एंड इनोवेशन को थोड़ा साथ साथ लेके भी सोचना पड़ता है। तो इसमें यह है कि जो आपने देखा यहां पर कि आदमी कम हो गए जो कस्टमर सर्विस के लिए चाहिए होते हैं मेजरली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो आदमी कम करना इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ बीपीआर, जिसमें कस्टमर खुद ही अपने आप को सेल्फ हेल्प में सारा सर्विस दे पा रहा है, दैट इज बीपीआर। इसी में ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर द एक्टिविटीज सच एज रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर, ध्यान देना एक्टिविटी देखो, सच एज रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर, चेकिंग कस्टमर क्रेडिट, मतलब कस्टमर को कितना और उधार देना चाहिए, वेरीफाइंग इन्वेंट्री, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, पिकिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस एंड शिपिंग द गुड्स टू द कस्टमर एज डिस्क्रीट एक्टिविटीज। ये सारा एक चेन है, ऑर्डर प्रोसेसिंग चेन है ये, जिसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटी है। कस्टमर को मतलब है क्या वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अंदर में कितना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? द आंसर इज नो, कस्टमर इज लीस्ट बॉदर्ड। उसको खाली ये देखना है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे को कब तक मिलता है भाई। री इंजीनियरिंग वुड चेंज आवर एम्फेसिस by breaking down the walls among the separate functions and departments. Instead of order taking, picking, shipping and so forth, the entire process of order fulfillment would be examined and would concentrate on those activities only that add value to the customer. The customer is not concerned with the individual tasks that an organization undertakes to fill an order. Nor is the customer concerned with how the company organizes itself to carry out those jobs. The customer is concerned only with getting the right goods in proper quantity, in satisfactory condition and at the agreed upon time and price. तो आपको अपना सिस्टम डिजाइन करते वक्त ऐसा कुछ सोचना होता है कि ये सारी एक्टिविटीज कम हो जाए। करेक्ट, इसी का बेस्ट एग्जांपल था Amazon Go। इसी का ही Amazon Go एक बेस्ट एग्जांपल था कि इतना सारा एक्टिविटी होता है जनरली एक कस्टमर का डिलीवरी को फुलफिल कराने में। अब यहां पे सिस्टम क्या है, यहां पे सिस्टम क्या है कि आप आइए देख लीजिए, जो है, जो नहीं है नहीं है, आप आके लेके चले जाइए। मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमने नहीं दिया, हमारे पास आदमी नहीं था, हम लोग पहुंचाए नहीं, आप आइए लेके चले जाइए, खत्म। तो कस्टमर को खाली यही रहता है कि अपने को जाना है और जो अपने को पसंद है उठा के ले आना है, खत्म। ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप्स जो होते थे, अगर वो ग्रोसरी शॉप ने अपने आप को डिपार्टमेंटल स्टोर में चेंज कर लिया, ओके, तो हुआ क्या, री इंजीनियरिंग हो गया। ग्रोसरी शॉप में हम फोन करते हैं, भैया ये वाला ले लीजिए, ये वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए, तो दिख के बोलता है ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। अच्छा, सारा ऑर्डर हो गया, आपका पुराना बिल इतना बाकी है, वो पहले पेमेंट करवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर हम रेडी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर हम एक दिन इतना बजे आके पहुंचाएंगे, फिर आपका अकाउंट आपको भेज देंगे। कितना सारा एक्टिविटी। और वही डिपार्टमेंटल स्टोर में सिस्टम क्या है, आपको जाना होगा एंड जाके लेके आ जाना होगा। पिकिंग टू बी अलाउड टू बी डन बाय कस्टमर्स इटसेल्फ। तो अगर ऐसा हो जाता है तो री इंजीनियरिंग हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर में ही 4 कंपोनेंट क्लियर है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एंड एंड टू एंड प्रोसेस का मतलब है कि पूरा चेंज करना है, किसी एक एक्टिविटी को खाली चेंज नहीं करना है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। अब इसको समझना पड़ेगा, तभी आप इसका इंप्लीकेशन समझ पाओगे कि यहां पे क्या बोल रहा है। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए कि
वही कस्टमर वाला एग्जांपल, उसको क्या चाहिए, उसने ऑर्डर प्लेस किया और वो चाहता है कि जिसे ऑर्डर प्लेस किया वही फटाफट हमें गुड्स लाके दे दे। बट बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ट्रेडिशनली आज भी, कि आप जिसे ऑर्डर प्लेस करते हो वो जाके फिर किसी और को वेयर हाउस में चेक करता है, फिर वो फिर वेयर हाउस में अवेलेबल होता है तो एक पर उसका डिलीवरी ऑर्डर बनवाता है किसी और से, डिलीवरी ऑर्डर बनने के बाद किसी और से अकाउंटिंग इनवॉइस बनवाता है, वो उसका क्रेडिट वैलिडेट करता है, उसके बाद वो वापस घूम के स्टोर कीपर के पास आता है, स्टोर कीपर फिर उसको मैंने निकाल के रेडी करके पैक करके फिर डिलीवरी बॉय से डिलीवर करवाता है। सो मेनी एक्टिविटीज। तो जब हम जिसको ऑर्डर प्लेस किया हम उसको फोन करेंगे, अरे भैया क्या हुआ, तो वो बोलेगा कि अरे सर अभी तो उसके पास है, अभी तो उसके पास है। तो ऐसा लगता है कहानी कर रहा है, बट हो सकता है कि प्रोसेस ही है उनका, कोई उपाय नहीं है। तो री इंजीनियरिंग इज सेइंग दैट you should have one point solution for your customers। मतलब कस्टमर जहां ऑर्डर प्लेस किया, ठीक, वही आदमी डिलीवर कर दे। वो इतना सारा आदमी में घूमेगा तो री इंजीनियरिंग कभी होगा नहीं। द बेसिक आइडिया इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बट दे आर सेइंग ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। मतलब जो फाइनल आउटकम होता है उसी के आसपास ही उसकी सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसको दिख रहा हो तो और भी अच्छा है कि क्या हो रहा है, वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। नहीं दिख रहा है तो तुरंत अपडेट आते रहना चाहिए। जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तुरंत अपडेट आता है ना कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, फिर तुरंत आता है योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड एंड रेडी फॉर डिस्पैच। देन थर्ड मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। Then fourth message आता है your order is out for delivery, it may reach you any time today। फिर डिलीवरी होने के बाद it has been delivered। ये क्या है, ये सिंस यहाँ पर जहां पे ऑर्डर प्लेस किया वहां पर प्रोसेसिंग हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये लोग फटाफट अपडेट भेज रहे, सो दैट यू आर फीलिंग दैट जिनको ऑर्डर प्लेस किया वो लोग फटाफट काम पे लग गए। और एल्स कंसिडर लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर, कि वहां पे आप जहां ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको बेसिकली वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अपना पिकअप करना है और एक ट्रॉली में लेके आना है, बिलिंग बॉय को देना है। अब बिलिंग बॉय तुरंत पैक करके पेमेंट लेके आपको रेडी करके दे दिया। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग अराउंड आउटकम्स। इट शुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन। सिमिलरली बैंक्स ने ये कॉन्सेप्ट लाया by keeping private banks में relationship managers। relationship managers सुने क्या? ये बैंक में जो प्रीमियम अकाउंट होल्ड करते हैं उनके, वो लोग बंच ऑफ अकाउंट्स एक एक मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर का काम क्या है, he should be one stop solution for all the needs of that customer। अब वो कस्टमर को अगर एक नया बैंक अकाउंट खुलाना है, इससे बात करे। वो कस्टमर को अगर कोई अपने केवाईसी में अपडेट कराना है, इसी से बात करे। वो कस्टमर को अगर कोई नया लोन अप्लाई करना है, इसी से बात करे। कोई नया डिपॉजिट करना है, इसी से बात करे। मतलब जो बैंकिंग नीड है उसका, वो सब का सब वन पॉइंट सॉल्व होना चाहिए। एंड उसी का ही काम है कि वो ये नहीं कि सर हम दे दिया है, हम इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया है, ये सब नहीं। उसी का काम है कि वही आके सारा हैंडओवर वापस करके जाएगा कि आपका ये जो आपने किया था, ये देखिए अकाउंट खोला था उसका ये रहा, लोन अप्लाई किया था उसका ये रहा। ही शुड बी एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑल्सो। ही जस्ट शुड नॉट टेक द इनपुट ऑफ द कस्टमर, ही शुड ऑल्सो गिव द आउटपुट। सो वो सारा चीज को उसके इर्द गिर्द लाना पड़ेगा ना। मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके सराउंडिंग में आपको चारों तरफ एक्टिविटीज को सजाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिलेज होंगे। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स इज लाइक दिस। This principle argues that an organization should have one person perform all the steps in a process. Design the job around an objective or outcome rather than a single task. Single task मतलब वो step को task बोल रहे लोग। पूरा काम ही एक ही जगह होना चाहिए। For example, at an electronics company, the example is customer service representative takes a customer's order, translate the order into internal codes for order
items, components, requisition, receives and assembles the item and delivers it and installs them. एक ही आदमी सारा चीज कर देता है. As a result, one person is responsible for getting the item to the customer and for answering customer questions during the process. समझ गए क्या? सिंगल पॉइंट सोल्यूशन चाहिए. सिंगल पॉइंट सोल्यूशन, वन पर्सन बेस्ड. ज्यादा आदमी होंगे तो देयर विल बी ट्रबल. अब वन पर्सन वो काम को करेगा कैसे? इट हैज टू बी गाइडेड बाय टेक्नोलॉजी. तो अमेजन गो जैसा स्टोर जो है ना, उतना बड़ा बड़ा स्टोर चलाने के लिए 50 स्टाफ नहीं चाहिए. देयर कैन बी जस्ट 2 स्टाफ हु कैन मैनेज द एंटायर स्टोर. ओके, वन पर्सन सोल्यूशन पॉइंट आपको बनाना पड़ता है. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, have those who need the results of a process perform the process. ये क्या इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना. जैसे जिनको रिजल्ट चाहिए उनको भी प्रोसेस का थोड़ा काम करने दीजिए. जैसे एग्जांपल दीजिए. सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम, वही डिपार्टमेंटल स्टोर एकदम बेस्ट सूटेड है. जनरली आप कोई शॉप में जाके क्या करते हो, शॉप का काउंटर पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो, फिर अंदर से आदमी जाता है, खोजता है, लेके आता है. करेक्ट. अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या किया, आप अंदर आ जाइए, एकदम अंदर तक. बाहर काउंटर पे क्यों खड़े? आप ही जाइए ना, आप ही चुन के ले आइए जो आपको चाहिए. खाली लास्ट में आके या पेमेंट कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे आप क्या क्या चुन के लाए. This is having those who need the results of a process perform the process. जब मान लीजिए खाना में बुफे सिस्टम आया ना, तो वो भी इस तरह का ही सिस्टम था. वहीं अदरवाइज ट्रेडिशनल सिस्टम आला कार्टा कि बैठ जाइए, जीवन कराने आएंगे वेटर लोग, आपको परोसेंगे. और बुफे सिस्टम में क्या है, आप अपना खुद जाके ले आइए, खाना सारा रख दिया है. तो आदमी कम हो गए, जिसको जो चाहिए वही वो ले लेगा. हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स परफॉर्म द प्रोसेस. अपना काम खुद करें. करेक्ट. सो यहां पर हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स इज लाइक योर कस्टमर्स. जैसे आप आजकल देखते क्या, ये कॉल सेंटर वालों को कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया, फोन करना पड़ता है. कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया या आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन में प्रॉब्लम आया, तो फोन करते हम लोग. तो फोन करते ना, तो पहले क्या होता था, ओके डॉकेट नंबर लिखिए, आदमी जाएगा. बट आजकल पहली दफा में डॉकेट नंबर नहीं देंगे आपको, पूछेंगे क्या हुआ और आपको बोलेंगे आप ये करिए तो, ये करिए तो, ये करिए तो. Have those who need the outcome to perform certain part of the process. हो गया तो छुट्टी हुआ ना. करेक्ट. नहीं तो आदमी जाएगा, आदमी भेजने का ओवरहेड कॉस्ट बेयर करिए. तो जिसने बुद्धि पहली बार सोच के यूज किया, ये बोलते इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में सबसे पहले यूज हुआ और अमेरिका में यूज हुआ. अमेरिका में लोग बहुत अजीब अजीब लेवल के होते हैं. मतलब एक मान लो वो खरीदा मिक्सर ग्राइंडर, चालू नहीं हो रहा है, तुरंत कॉल सेंटर में फोन कर दिया. कॉल सेंटर में फोन करके बोल रहा है कि माय मिक्सर इज नॉट वर्किंग, हैव टू सेंड सम पर्सन. नो, उधर ऐसे ही पॉपुलेशन का भाव है इतना, हर समय आदमी तो अवेलेबल ही नहीं है. तो उन लोगों ने वो मजबूरी में शुरू किया था कि ओके मैम, वी आर सीइंग व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ, लेट अस फॉलो वन सिंपल स्टेप बिफोर आई सेंड सम पर्सन to ensure whether you have put the things in proper way or not. So have you opened the box? Yes, I've opened the box. Have you assembled it this way? Yes, I've assembled it this way. Now what? Now it is not starting. So have you put it on the plug? Yes, I put it on the plug. Have you switched it on? Oh my God, I've not switched it on. Oh, so am I able to solve your problem, ma'am? Yes, thank you, thank you, thank you. बोल के फोन रख दिए. और नहीं तो आदमी छटपटा के तुरंत फोन कर देता है, और फोन कर देता तो ठीक आदमी भेजते.
और आदमी भेजते तो बस हो गया कल्याण। करेक्ट। वैसे ही है कि सिंपल स्टेप्स उनको करने दिया जाए, अब उसके लिए मैनुअल बना दिया जाए या उसके लिए फोन पे असिस्टेंस दे दिया जाए, है ना। जैसे हम लोगों के पेनड्राइव क्लासेस में भी ऐसे होता है, जैसे हम लोग पेनड्राइव क्लासेस है ना जिप करके देते हैं। अब जिप करके देते हैं तो बहुत बच्चों को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है, नहीं समझते एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब नहीं समझते तो हम लोगों ने वैसे मैनुअल बना रखा है, यूजर मैनुअल है, उसको आप पढ़िए। बट यूजर मैनुअल में खाली एक ही चीज छूट गया था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बाकी सब लिखा हुआ था। तो अब होता है ना, इंसान ऐसे ही सोचता है कि यार कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो नहीं बताना है, और एक्सट्रैक्ट कैसे करना है फाइल्स को ये तो बताने का जरूरत नहीं, तो जिसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है उसको तो आता ही होगा। बट इंटरेस्टिंगली नहीं आता है बहुत लोगों को। अब नहीं आता है तो तुरंत दो तरह के होते हैं, एक होता है फोन करके पूछे सर अगर आप गाइड कर देंगे तो हम लोग कर लेंगे, और दूसरा होता है मैंने है ना 6 और टीचर की क्लास ली है, सबकी चल रही है आपकी नहीं चल रही है। आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, नहीं नहीं किसी और का एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा मेरे को, सब एक्सट्रैक्शन क्या होता है मेरे को नहीं पता, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चीटिंग का फ्रॉड का केस लगा दूंगा। अरे काम डाउन, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं मैं कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाला अपने कंप्यूटर में, मेरा नया लैपटॉप है, मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूं, खराब हो गया तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, जो करना आपको करिए। मैंने और 6 क्लास ली हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके में प्रॉब्लम आ रही है। अरे काम डाउन। आप एक्सट्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, कंप्यूटर अपने को नहीं आता। वो सोच रहा है कि स्टाफ से बात कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली मैं बात कर रहा था उस समय, तो मुझे ये पूरा वर्ड कन्वर्सेशन के साथ याद है। तो ठीक है, आप काम डाउन होइए, मैं आपको हेल्प करता हूं। आप टीम व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर जानते हैं? कोइंसिडेंटली मुझे लगा कि वो नहीं जानता है, बट वो जान गया। टीम व्यूअर, हाँ मैं डाउनलोड कर देता हूं, फिर आपको जो करना है करिएगा, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल मत कर दीजिएगा, मेरा नया लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो ठीक है, आप शांति से बैठिए और हमें टीमवेयर दे दीजिए। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक। उसके बाद एक्सट्रैक्ट में लगा दिया और उसको बोल दिया कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद ऐसा यहाँ पे एक फोल्डर बन के आएगा, तब आप मुझे फोन करिएगा, फिर मैं आपको वापस गाइड करता हूँ। तो मैंने उसका क्लास एक्टिवेट करके चालू करके दे दिया। अब अगला वापस फोन किया, सर मैं थैंक यू के लिए फोन किया। चलो तुम्हारे में इतनी कर्टसी तो दी, तूने थैंक यू के लिए फोन किया, तो मैंने भी सच रिवील कर दी कि आप सतीश सर से ही बात कर रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका हेल्प करने का। ओ तेरी सर, आप थे सर एक बार बोलना था ना सर, एक बार कैसे बोलता, तूने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो सर मैं तो सोचा कोई स्टाफ होगा, क्या होगा। तो ठीक है कोई बात नहीं है, पता तो चल गया। नहीं सर देखिए, अब अपने सीए पढ़ रहे हैं, अपने को कंप्यूटर का क्या सी भी नहीं आता, आप तो जानते हैं, और इंस्टीट्यूट में क्या आईटीटी सिखाते हैं आपको तो पता ही है। सीए वालों को थोड़ी उतना कोई ज्ञान होता है सर, आप समझते होंगे सर, कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ी होता है। मैं समझता हूं बट आपका काम अभी हो गया, अभी आप क्लास करो। बट होता है जैसे ये सब नादानियां ही है। तो उस समय अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्या है, यूजर मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कस्टमर शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट सम बेसिक पार्ट ऑफ थिंग, इफ रिक्वायर्ड देन वी विल सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव। सो दैट इज री इंजीनियरिंग। इफ यू डू दिस इट इज री इंजीनियरिंग, ठीक है। यहां पे देखिए, इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस ऑफ मोर टाइमली रिपेयर्स, an electronic equipment manufacturer asked its large customers to perform some of their own routine repairs and to carry the spare parts inventory required for their own machines. Now customers make some repair themselves using spare parts stored on the site. The field service representative who had been making all repairs answer customer calls and guide them through a repair process using a diagnosis support system.
ये डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम आईटी में पढ़ेंगे आप लोग? आईटी में आता था, ये अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है विद मिशन। डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उसमें एक प्रॉब्लम डाल दिया जाए तो वो उसके सजेशंस देते रहता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। A computerized inventory management system monitors the spare part inventory. Field service representatives are dispatched only for complex problems. Field service representatives कब भेजा जाएगा? Complex problem के लिए। अभी तो मैं भी लगा हुआ हूं यहाँ पे री इंजीनियरिंग करने में। री इंजीनियरिंग कैसे करना चाहता हूं मैं कि जो हमारा यहाँ का एनरोलमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी है। अगर उसको टास्क में तोड़े तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। 4-5 तो अप फ्रंट होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, और 4-5 फिर बाद में करने पड़ते हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए। तो अभी वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है कि एक ऐसा ऑनलाइन लिंक बन जाए जिसमें स्टूडेंट जैसे ही आए उनको टैब वैब पकड़ा दिया जाए, लिंक खोल के एक आइकन बना हुआ है उसमें क्लिक करेगा, लिंक खुलेगा। लिंक खुलेगा तो उसका नाम, फोन नंबर उसको लेना है, और वो फोन नंबर में एक और प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे व्हाट आर द लैक्यूनस। अब आपने कोई फोन नंबर अपने हैंडराइटिंग में लिखा, तुरंत तो डेटा एंट्री करते नहीं उसका, बाद में करते हैं, वो 9 है कि 4 है समझ में नहीं आया और केस गड़बड़। तो ओटीपी वेरिफिकेशन तो है नहीं, तो तुरंत ही फोन नंबर लेके ओटीपी वेरीफाई किया, नंबर सही है, ओटीपी से डाला, कोर्स का डिटेल आया, अपना कोर्स सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जैसे ऑनलाइन सिस्टम में है चेकआउट मारा, चेकआउट मार के ऑप्शन दिखाया पे बाय कार्ड, पे बाय कैश, पे बाय चेक। तो चेक है तो चेक डिटेल्स भर दिया, कार्ड है तो कार्ड डिटेल्स भर दिया, कैश है तो कैश का डिटेल्स कुछ नहीं भरना, बेसिकली काउंटर पे जमा करना है। ओके किया एंड देन मनी रिसीट। कैश वाला है तो काउंटर से मिलेगा, और इन चेक वाला है तो काउंटर से मिलेगा। एंड अगर कार्ड का पेमेंट है तो वहीं से ऑनलाइन गेटवे में चला जाएगा, कार्ड नंबर डालेगा, वेरीफाई होगा, और पिन नंबर से वो काम हो जाएगा। उसके बाद वहीं से उसको ईमेल चला जाएगा इनवॉइस का, मनी रिसीट प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा। और वो जो डेटाबेस पीछे में आएगा, वो डेटाबेस इतना ऑर्गेनाइज्ड होगा कि उसके पीछे कोई एंट्री करने का जरूरत ही नहीं। बैक ऑफिस वर्क 5 से 0, और फ्रंट ऑफिस में कस्टमर यानी स्टूडेंट ही आके जिनको आउटकम चाहिए वही मैक्सिमम काम कर लिया, उसी में ही एक मार्किंग कर देगा कि रिसीव्ड स्टडी मटेरियल और नॉट, तो उसी में वो वहां पे मार्किंग कर देगा। तो वो पेंडिंग है तो पेंडिंग में दिखा देगा, और अगर रिसीव्ड है तो रिसीव्ड में मार्क हो जाएगा, एंड द वर्क इज डन ऑटोमेटिकली। तो ये री इंजीनियरिंग है जिसमें आप उन लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे उनका काम करवा लो। करेक्ट। वैसे ही हमारे कॉफी मशीन वाले सिस्टम में भी यही हमने किया। हमें पहले वो सजेस्ट करा कि सर एक आदमी रखना होगा आपको, ऐसे होगा नहीं। बोला आदमी रखना हम चाहेंगे ही नहीं, आप मशीन मत दीजिए मुझे। तो सर कैसे होगा? कॉइन सिस्टम, सिंपल। मतलब कॉइन सिस्टम का मशीन सर आता नहीं है, बनाना पड़ता है। बोला बनाइए, ये मशीन बनाया गया है कॉइन सिस्टम के लिए, इसके कॉइन स्पेसिफिकली डिजाइन करके बनाया गया। मतलब ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं इनके पास, वो एक अलग स्पेयर पार्ट अटैच करना पड़ता है। कॉइन सिस्टम वाले मशीन्स यूजुअली रेडिली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली कॉफी मशीन्स वगैरह ऑफिसेज में लगते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं अपना जितना पीना है जो लेना है ले आते हैं, या फिर कोई कैफे वैफे में रहता है, कैफेटेरिया में रहता है, तो वो लोग आदमी रहता है, अटेंडेंट रहता है, तो कॉइन वाला ज्यादा यूज नहीं आता। मतलब मुझे तो कॉइन वाला ही चाहिए, तो कॉइन बनाने का और मशीन का स्पेयर पार्ट का एड ऑन का एक्स्ट्रा चार्ज लिया, बट एक्स्ट्रा चार्ज वाज मच लेसर देन द एनुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। कॉइन सिस्टम, बोले सर उससे फिर मैनिपुलेशन होगा, कोई कॉइन ले जाएगा तो कितना लॉस होगा कैलकुलेट कर लिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो स्टिल कॉइन सिस्टम हैव दोज हु विल नीड द आउटकम टू परफॉर्म देयर जॉब। तो आप जाइए, अपना ग्लास निकालिए, अपने आप बटन दबाइए, अपने आप अपना आउटपुट लेके चले जाइए। इंटीग्रेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन
ये वही फोर्ड का प्रोक्योरमेंट वाला एग्जांपल है दोस्तों। फोर्ड का जो प्रोक्योरमेंट वाला एग्जांपल था ना, कि रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है वो ही इतना डिटेल कैप्चर कर लिया है कि वहीं से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, इनवॉइस वापस भेजने का दरकार नहीं, परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन ही खत्म कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन, बेसिकली यू कैन से कैप्चरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट सोर्स, कैप्चरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन at source, capturing maximum information at source। वापस दूसरा जगह जाने का कोई काम नहीं। नेक्स्ट लाइन, ट्रीट जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड एक्टिविटीज, डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दो दे वर सेंट्रलाइज। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। Now what is this? मतलब ये हर किसी के बस का नहीं है इमीडिएटली सोचना। जैसे एक कंपनी है जिसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब वहां के जितने उसके डिविजन्स बनाए हुए या ब्रांच बनाए हुए सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, अपना खुद प्रोक्योरमेंट करो, खुद प्रोसेसिंग करो, सिस्टम सिखाया हुआ है, खुद बेचो। तो जब ऐसा कोई करेगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में तो सबका रिक्वायरमेंट थोड़ा होगा ना, तो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक ड्रॉबैक, सब इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं, सब अपने हिसाब से थोड़ा खरीद रहे, बेच रहे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। जबकि ओवरऑल वॉल्यूम जोड़े है ना, सारा डिसेंट्रलाइज यूनिट्स का सेंट्रलाइज करके जोड़े तो बहुत सब्सटेंशियल वॉल्यूम है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत अच्छा मिलता। तो एचपी ने अपना डिफरेंट डिसेंट्रलाइज यूनिट्स का रिक्वायरमेंट को सेंट्रलाइज किया और सेंट्रलाइज करके बल्क वॉल्यूम जनरेट किया और उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन परचेजिंग प्रोक्योर किया। और उसके बाद डिलीवरी पॉइंट सबके बता दिए गए सप्लायर को कि यहां ये भेजना है। मतलब समझ रहे क्या किया? सिस्टम के थ्रू सारा रिक्वायरमेंट को सेंट्रलाइज किया और सेंट्रलाइज करके उस बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी पॉइंट्स अलग अलग कर दिया, तो सबका काम भी हो गया और डिस्काउंट भी मिल गया। दैट वाज अ काइंड ऑफ री इंजीनियरिंग ओनली, बट इट इज नॉट ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। जिसका डिसेंट्रलाइज डिविजन है उनके लिए ये सब काम हो सकता है। एग्जाम्पल में HP to avail bulk discount, made a centralized purchasing system. Okay, then next, line parallel activities instead of integrating their results. Now what is lining parallel activities? ये भी थोड़ा सा हाई लेवल ऑपरेशंस में समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लोन एप्लीकेशन करते हैं बैंक में, तो लोन एप्लीकेशन करते वक्त बहुत सारा एक्टिविटीज एक साथ शुरू होता है। इधर एक टीम बैठ के आपका फॉर्म का डिटेल भर देता है तुरंत, उसके बाद वो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह को एनालाइज करता है, जो इंटरनल जॉब्स है, जो आपने अदर डॉक्यूमेंट्स दिए कि मैं यहाँ रहता हूं, मेरे ऑफिस यहाँ पर है, उसको वेरीफाई करने का काम कोई और करता है। वो पैरेलली चल रहा है। तो पैरेलली चल रहा है, तो जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, जो बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज कर दिया, वो अपने सीनियर को रेफर कर देता है, तब तक हो सकता है वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक, अगर आपने कोई सिक्योरिटी दिया है तो फिर उसका वैल्यूअर होगा जो उसका करेक्ट वैल्यू डिटरमाइन करेगा, वो एक थर्ड एक्टिविटी पैरेलली चल रहा है। मल्टीपल एक्टिविटीज आर रनिंग पैरेलली टू ब्रिंग वन आउटकम। नाउ एज सून एज एनी क्रिटिकल फाइंडिंग कम्स इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज सो दैट इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन। तो जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाला आदमी बोला भैया 2 नंबरी लग रहा है, एकदम क्लियर शॉट है, यहाँ पे रिपोर्ट बहुत खराब है, तो आगे का सारा एक्टिविटीज वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। इंस्टेंट एक्शन, दैट इज लाइनिंग पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ
इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट्स। मतलब पहले क्या करते थे, सबका रिजल्ट लेके इकट्ठा करते थे, बट रिजल्ट आने तक प्रोसेसिंग फॉल्स हो गया, झूठ मूठ का। मान लीजिए वैल्यूअर इतना मेहनत कर बैठा, तब जाके पता चला कि लोन प्रोसेस करना ही नहीं था। तो जैसे ही कोई क्रिटिकल फाइंडिंग आएगा, वो इंस्टेंटली सबको रिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो काम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो बहुत कॉस्ट बचेगा। करेक्ट? एक बार पढ़िए इस पॉइंट को। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन नेटवर्क, शेयर डेटाबेस एंड टेलीकॉन्फ्रेंस टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज दैट मस्ट इवेंचुअली कम टुगेदर। नेक्स्ट, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड। जैसे एग्जाम्पल में, सबका एग्जाम्पल ही बेस्ट सेवियर है। देखिए, एग्जाम्पल बिना याद नहीं रहेगा चीज। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने यहीं से आपको डिटेल करके समझाया। Put the decision point where the work is performed and build controls into the process। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी काम कर रहा है उसको डिसीजन लेने का हक दिया जाए। एंड वो कैसे लेगा डिसीजन? वो डिसीजन ऐसे लेगा कि उसके पास एक डेटाबेस होगा, उससे वो मिला लेगा। वो एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं उसको। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो आपका डिटेल डालेगा तो उसको बताएगा कि सिस्टम में क्या दिखा रहा है। जैसे शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि डिस्काउंट नहीं भी चल रहा हो तो किसी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल जाए तो मजा आ जाए। समझ में आ गया प्रोडक्ट, डिस्काउंट का लालच में घुस तो जाते हैं, बट जो पसंद आता है वो बिना डिस्काउंट वाला होता है। नॉर्मल रूल। तो अपने उसमें उसको पुश करते हैं, अरे इसमें तो कुछ तो डिस्काउंट देना होगा। और है कौन, किससे पूछ रहे? कोई मैनेजर से जिसका हक है डिस्काउंट देने का, उससे तो पूछ नहीं रहे। किससे पूछ रहे? नॉर्मल सेल्समैन से। तो नॉर्मल सेल्समैन अगर बोलेगा सर हमको मालूम ही नहीं है, हम पूछ के बताता है, तो झूठ मूठ का एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, वेटिंग टाइम, कस्टमर लॉस, माइंड चेंज कर लेगा उतना देर में। तो उसके पास ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें कुछ एंट्री मार के देखेगा कि वाकई में डिस्काउंट देना है कि नहीं। दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड इट विल रिप्लाई। तो इंस्टेंटली वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करेगा और बोलेगा कि सर इसमें अभी कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये मैं क्या, यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि ये सिस्टम में अपडेटेड नहीं है इस तरह से कि इसमें डिस्काउंट है। अगर होता तो यहाँ दिख रहा होता तो हम आपको तुरंत दे देता। मतलब ये चीज ऐसा ना हो कि प्रोटोकॉल में आप इसको पूछने गए, उसको पूछने गए, उसको पूछने गए, फिर दैट सुप्रीम पर्सन विल टेक द डिसीजन। सारा डिसीजन मेकिंग यहीं पे डाइवर्ट कर दो। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि सर कैसे दिखे, तो वो मैनेजर आके सिखा देगा कैसे देखे। मैनेजर आके ये नहीं बताएगा कि तुम आके हमसे पूछो। मैनेजर इज नॉट सपोज टू टेक डिसीजन, मैनेजर सपोज टू फैसिलिटेट हाउ टू यूज द सिस्टम। अंडरस्टूड? एंड डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में है तो दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। करेक्ट? सो दैट इज द थिंग हियर। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रोल्स इनटू द प्रोसेस। कंट्रोल्स मतलब मैनेजर आके सब चेक करेगा सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए ना। शॉपिंग मॉल, जूनियर सेल्समैन कैन चेक the system whether any discount can be given. Junior salesman can check the system whether any discount can be given. ठीक है? And his senior should facilitate
द यूज ऑफ द सिस्टम। His senior should facilitate the use of the system. फिर ये कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स एंड स्टोर इट इन ऑनलाइन डेटाबेस। So that anyone can use it. So that anyone can use it. ऐसा ही होता है ना आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में। सर अपना नंबर बोलिए सर, डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करने के। सर काइंडली टेल योर नंबर। मोबाइल नंबर बताते ही, सर एम आई टॉकिंग टू, सर इज दिस योर एड्रेस? ओके सर, शुड बी डिलीवर्ड टुडे एट दिस एड्रेस? Now kindly place the order. So what is it? Where is the data? Data is an online platform where anyone can use that data. Right? देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर मतलब ये नहीं होता कि इतने सारे होंगे तो बीपीआर होगा। मतलब these are guiding, you can say guidelines where you can have BPR using one or multiple of all these principles. Then main stage of BPR are again 4 stages. 1 is process identification, 2 is process rationalization, 3 is process redesign, 4 is process reassembly. मतलब अब आपने सारे प्रिंसिपल समझ लिए, आपने उसके 4 कंपोनेंट्स को समझ लिया, तो अब आप बीपीआर करो। अब बीपीआर करने के लिए आपको टारगेट करना होगा, किस में आपको करना है, यानी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब आप फिल्टर करो कि उसमें कौन कौन से टास्क हटा देंगे, कौन कौन से टास्क को रखेंगे, वैल्यू एडिंग कौन सा है, नॉन वैल्यू एडिंग कौन सा है। रैशनलाइजेशन मींस आइडेंटिफाइंग वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग, और उसके बाद उसको रीडिजाइन करके रीअसेंबली मतलब इंप्लीमेंट कर दीजिए। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन में यू राइट प्रोसेस का डिटेल बनाओ, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस इन सेवरल टास्क। पूरा आप ब्रेकअप के साथ देखो कि आप जिसके पीछे पड़े हो अभी वो एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है इन करेंट सिनेरियो। सेकेंड इज रिमूविंग या एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। रैशनलाइज करना मतलब एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। Redesigning is creating new process, creating a process with its value adding activities, with its value adding activities. And lastly, reassembly मतलब implement. ठीक है, फिर पूरा फोर्ड मोटर कंपनी का एग्जाम्पल यहां पे दे रहा है, प्रोक्योरमेंट वाला एग्जाम्पल। प्रोक्योरमेंट वाला एग्जाम्पल जो मैं ऊपर से ही बताते आ रहा था, जिसमें बोल रहा था कि 500 आदमी थे तो उन्होंने टारगेट लिया कि 400 भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट उससे बीपीआर नहीं होता। बट इनको क्या लगा कि माजदा करके एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जापानीज ऑटोमेकर, माजदा गाड़ियां आती हैं इनकी भी, उनके 5 लोग ही हैंडल कर रहे थे पूरी कंपनी को। तो ये उनको शॉकिंग लगा, तो अल्टीमेटली दे टारगेटेड दैट इट शुड बी लेस देन 100 rather than 100 इट ओरिजिनली प्लान। तो 400 में खुश हो रहे थे, मतलब 100 कम करना चाह रहे थे पहले, अब बोले 100 ही लाना है। तो कैसे होगा, पहले उनको 14 डिफरेंट डेटा एग्जामिन करने पड़ते थे, बट बाद में इन्होंने सारे सोर्स पे ही वेरिफिकेशन कर लिए, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट।
और इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहां पर भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट को लेकर, प्रोसेस इनोवेशन को लेकर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है और प्रोसेस इनोवेशन क्या है, उसका डिफरेंस। इनोवेशन may or may not be efficient, but BPR has to be an efficient system of doing the things. Okay? इसका समरी जो यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार रफ आइडिया के लिए अगर आप इसको पढ़ते हो तो सारे चीज रेजुविनेट हो जाते हैं। जैसे यहां से समझ में आ गया, अब मान लीजिए डे बिफोर एग्जाम आपको एक फील चाहिए कि और अच्छा से थोड़ा सा पढ़ ले, बट उतना अंदर में घुस के पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप ये समरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्या होता है, वही जितना ज्यादा वर्ड्स पढ़ के जाओगे उतना क्वालिटी आंसर्स लिख पाओगे। अगर आप खाली समझ के जाओगे तो आंसर क्लिक तो करेगा, लिखने को नहीं बनेगा। तो दैट्स द बेसिक रूल। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, लीन सिस्टम एंड प्रोसेस इनोवेशन, जिसमें इनोवेशन के साथ साथ बीपीआर के बारे में भी बात हो गई। ओके, तो लेट्स टेक अ ब्रेक।